हेलो स्टूडेंट, आज हम कॉलम और स्टड के बारे में थोड़ा और जानेंगे। तो कॉलम इज़ द वर्टिकल स्ट्रक्चर मेंबर कैरिंग एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड। तो कॉलम जो हम बनाते हैं, वो कॉलम जो होता है वो वर्टिकल स्ट्रक्चर मेंबर को कैरी करने के लिए बनाया जाता है और ये सब्जेक्टेड होता है एक्सियल कंप्रेसिव लोड पे। और ये जो होता है ये पूरे स्ट्रक्चर का मेन मेंबर होता है। इट इज़ द मेन मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर। अब देखेंगे लोड, जो कॉलम पे लोड होते हैं उनको क्या बोला जाता है, लोड क्या उसमें उसकी टेंडेंसी होती है। तो ये है आपका क्रिपलिंग लोड और बकलिंग लोड। क्रिपलिंग लोड और बकलिंग लोड होता है द लोड एट विच द मेंबर जस्ट बकल्स। कॉलम जो होता है जिस लोड पे बकल कर जाए तुरंत, उस लोड को जो है क्रिपलिंग लोड, बकलिंग लोड या तो क्रिटिकल लोड भी बोलते हैं और कभी कभी इसको यूलर लोड भी बोलते हैं। तो ये फिगर आप देखो, ये फिगर अगर एक कॉलम है जिस पे लोड P लगा था, लेंथ इसका L था, तो देखोगे कंप्रेसिव लोड जो P लगा है, जैसा आपको पता है कि ये कैरी होता है एक्सियल कंप्रेसिव लोड। तो एक्सियल कंप्रेसिव लोड इसमें लगा है और इसका लेंथ जो है L है कॉलम का। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है, इसके मतलब अभी बकल नहीं हुआ है। फिर जैसे ही फर्दर हमने P को इंक्रीज करके PCR कर दिया, मतलब क्रिटिकल लोड पे ले गए, तो ये देखोगे कि कॉलम जो है बकल कर गए। तो बकल जिस लोड पे किया उस लोड को बोलेंगे PCR, द लोड एट विच मेंबर जस्ट बकल। और जो ये लेंथ होगा वो होगा इफेक्टिव लेंथ। ठीक, अब जो है अगर हम इसके क्रॉस सेक्शन को देखें तो ये है L, ये है B और ये है D। ये आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है और ये आपका लेटरल डायरेक्शन है या लेटरल डायमेंशन है। ये लेटरल डायमेंशन B और D है और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है आपका लेंथ L। अब हम टाइप ऑफ कॉलम देखेंगे। टाइप ऑफ कॉलम, एक होता है लॉन्ग कॉलम, दूसरा होता है शॉर्ट कॉलम। लॉन्ग कॉलम जो होता है इसमें द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू द लीस्ट लेटरल डायमेंशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 इज कॉल्ड एज लॉन्ग कॉलम। लॉन्ग कॉलम में अगर इफेक्टिव लेंथ और लीस्ट लेटरल डायमेंशन का रेशियो अगर हम चेक करें और वो 12 या उससे ज़्यादा आ जाए तो उस टाइप के कॉलम को बोलते हैं लॉन्ग कॉलम। अब इसमें हम देखेंगे इफेक्टिव लेंथ क्या होता है। इफेक्टिव लेंथ आपको बताएं, लेकिन अलग अलग सपोर्ट कंडीशन के लिए अलग अलग इफेक्टिव लेंथ होगा, जिसकी चर्चा हम आने वाले अभी टॉपिक पे करने वाले हैं। तो ये LE इफेक्टिव लेंथ, लीस्ट लेटरल डायमेंशन LLD। लीस्ट लेटरल डायमेंशन मतलब लेटरल डायमेंशन हमारे पास दो होते हैं, या तो B हो सकता है या तो D हो सकता है, डेप्थ या विड्थ। तो इन दोनों में सबसे लीस्ट जो होगा उसको बोलते हैं LLD। तो ये जो इसका रेशियो होना चाहिए LE अपॉन LLD, उसकी रेशियो इज़ मोर देन और इक्वल टू 12 होना चाहिए, तब इसको बोलेंगे हम लॉन्ग कॉलम। और जो लॉन्ग कॉलम होते हैं ये फेल होता है सिर्फ बकलिंग की वजह से। इसमें बकल आ जाता है, मतलब ये मुड़ जाता है, तो ये फेल हो जाता है बकलिंग की वजह से। दूसरा है शॉर्ट कॉलम। शॉर्ट कॉलम जो होता है, इफ द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव लेंथ टू द LLD इज लेस देन 12 देन इट इज कॉल्ड टू शॉर्ट कॉलम। मतलब LE अपॉन LLD इज लेस देन 12। जब ऐसा होता है तो शॉर्ट कॉलम होता है। शॉर्ट कॉलम होने से कैसे फेल करता है, इट इज आइदर फेल इन क्रशिंग और इन बकलिंग। ये चाहे तो क्रशिंग में फेल कर सकता है या तो बकलिंग, दोनों में फेल कर सकता है। अब क्रशिंग में फेल होने का मतलब क्या होता है, इसका बेस जो होता है क्रश हो जाता है, बिल्कुल ये बिखर जाता है। और बकलिंग में क्या होता है, ये सिर्फ बेंड हो जाता है। बकलिंग में बेंड हो जाता है और क्रशिंग में जिसके बेस जो होते हैं बिखर जाते हैं चारों तरफ। तो क्रशिंग और बकलिंग दोनों में जो होता है शॉर्ट कॉलम वो फेल हो जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इसके अजम्पशंस। इसके अजम्पशंस देखते हैं। तो यूलर ने जो थ्योरी बनाई थी इसके लिए, यूलर ने लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम के क्रिपलिंग लोड के लिए, मतलब क्रिपलिंग लोड मतलब द लोड एट विच कॉलम हैव जस्ट बकल्ड। तो क्रिपलिंग लोड का जो फार्मूला बनाया था, थ्योरी बनी थी, वो थ्योरी थी यूलर थ्योरी।
तो इनके थ्योरी के कुछ अजम्पशंस भी थे। तो अजम्पशंस पहला क्या था, द कॉलम शुड बी एक्चुअली लोडेड। जो कॉलम होना चाहिए ये एक्चुअली लोडेड होना चाहिए, एसेंट्रिक लोडेड कॉलम नहीं होना चाहिए। पहला इनका ये था एजम्पशन। सेकेंड एजम्पशन था इनका, द कॉलम मटेरियल इज परफेक्टली इलास्टिक। कॉलम का जो मटेरियल होना चाहिए ये इलास्टिक होना चाहिए। इलास्टिक मीन्स हुआ कि इट रीगेन इट्स शेप इवन आफ्टर रिमूविंग द लोड। मतलब अब जब लोड हम रिमूव करते हैं तो ये अपना शेप जो है रीगेन कर ले। अगर ये बेंड हुआ था तो लोड हटाने के बाद से दोबारा से बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। ठीक, तो ये परफेक्टली इलास्टिक होगा तभी ऐसा होगा। होमोजीनियस हो, एक ही इसके सारे वो हो, इलास्टिसिटी जो जितने भी इसके इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं सारे कांस्टेंट जो होता है हर एक डायरेक्शन में बराबर हो। आइसोट्रोपिक हो तो और ओबे हुक्स लॉ, मतलब हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं। हुक्स लॉ फॉलो करने का मतलब क्या है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब एक प्रोपोर्शनल में ही स्ट्रेस और स्ट्रेन होने चाहिए। थर्ड इनका क्या है, इन्होंने थर्ड एजम्पशन बोला था कि द कॉलम शुड बी परफेक्टली स्ट्रेट एंड यूनिफॉर्म इन क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट इट्स लेंथ। मतलब जो है जो भी यहाँ बी और डी, ये बी और डी पूरे लेंथ में बी और डी सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बी ऊपर कुछ और है, बीच में कुछ और बी है और नीचे कुछ और बी है। थ्रू आउट इस लेंथ में इसके जो लेटरल डायमेंशन हो वो कांस्टेंट होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। सेल्फ वेट ऑफ कॉलम इज निगलेक्टेड। कॉलम का जो सेल्फ वेट है उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, यही बस कंसीडर करते हैं कि कॉलम पे सीधा एक्चुअली लोडेड, कॉलम पे एक्चुअली लोड पड़ रहा है इस पर और उसी की वजह से स्ट्रेस आएगा। इवन वो डायरेक्ट स्ट्रेस हो सकता है या तो बेंडिंग स्ट्रेस हो सकता है, उसके सेल्फ वेट की वजह से कोई स्ट्रेस नहीं आता है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। फोर्थ है लेंथ ऑफ द कॉलम इज वेरी लार्ज। द लेंथ ऑफ द कॉलम शुड बी वेरी लार्ज। जो कॉलम का लेंथ होना चाहिए ज़्यादा लार्ज होना चाहिए एज कम्पेयर टू इट्स क्रॉस सेक्शन, या तो इसके लेटरल डायमेंशन के कंपेयर में इसका जो लेंथ है वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। ये इसके एजम्पशंस थे, जो यूलर थ्योरी के एजम्पशंस थे। अब बात करते हैं इफेक्टिव लेंथ की। इफेक्टिव लेंथ क्या होता है कॉलम में, जैसा एल ई, जैसा आपने देखा लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम, एल ई और एल एल डी के बेस पे दोनों को अलग अलग किया जाता है। तो इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द गिवन कॉलम विथ गिवन एंड कंडीशन इज द लेंथ ऑफ द इक्विवेलेंट कॉलम ऑफ द सेम मटेरियल एंड क्रॉस सेक्शन with its both end pinned and having same crippling load and it is denoted by LE। मतलब इफेक्टिव लेंथ होता है कॉलम का अगर वही सेम कॉलम, एक हम अलग से एक कॉलम कंसीडर करें जो कॉलम सेम हो और कंडीशन सेम हो, तो वो जो इफेक्टिव लेंथ होगा वो होगा इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द सेम मटेरियल एंड सेम क्रॉस सेक्शन ऑफ बोथ एंड पिन्ड कॉलम। अगर दोनों एंड पिंड है किसी कॉलम का और सारी चीज़ें उस पर सेम लगी हैं, जैसे लोड लग रहा है और किसी कॉलम पे उसी तरह उस दोनों एंड पिंड लगा है कॉलम है, उस पर जो लोड लगा है सेम वही लोड होना चाहिए, सेम वही क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। तो जो बोथ एंड पिंड का जो लेंथ होगा वही उस ओरिजिनल कॉलेज के कंपेयर में वही इफेक्टिव लेंथ होगी। तो क्रिपलिंग लोड इन द टर्म ऑफ इफेक्टिव लेंथ जो होता है ये होता है पी सी आर, लिख सकते हैं इसको, पी सी आर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर। ये होता है यूलर ने ये थ्योरी बनाई थी। तो क्रिपलिंग लोड या क्रिटिकल लोड या यूलर लोड या बकलिंग लोड, इसको बहुत सारे लोड बोलते हैं। तो होता है ये होता है पी सी आर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अलग अलग इंड कंडीशन की कॉलम में, कौन कौन से इंड कंडीशन कॉलम में हो सकते हैं। तो पहला जो इंड कंडीशन होता है बोथ एंड हिंज, इसको स्टैंडर्ड कंडीशन भी बोलते हैं। इसमें जो होता है इफेक्टिव लेंथ और एक्चुअल लेंथ दोनों बराबर माना जाता है। तो बोथ एंड जो हिंज होता है इसमें जो क्रिपलिंग लोड होता है इन द टर्म ऑफ, अगर एक्चुअल लेंथ की बात करें तो होता है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। इन द टर्म ऑफ इफेक्टिव लेंथ अगर क्रिपलिंग लोड देखें तो होता है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। मीन्स वाट कि ये दोनों बराबर ही होता है। इसके मतलब जो रिलेशन होता है एल ई और एल के बीच में वो एल ई इज इक्वल टू डायरेक्टली एल के बराबर होता है।
दूसरा होता है कंडीशन एंड का, होता है वन एंड इज फिक्स एंड अदर इज फ्री। एक एंड अगर फिक्स हो और दूसरा वाला फ्री हो तो उस केस में जो होता है एल ई होता है 2l के बराबर। तो यहाँ अगर एल ई को 2l के बराबर हम रखते हैं तो 2l का स्क्वायर मतलब 4l स्क्वायर होगा, तो होगा पाई स्क्वायर अपान ई आई अपान 4l स्क्वायर, जैसे कि देखो यहाँ लिखा है पाई स्क्वायर ई आई अपान 4l स्क्वायर इन द टर्म ऑफ एक्चुअल लेंथ एंड द टर्म ऑफ इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ के टर्म में तो सारे की कोई भी कंडीशन हो तो इफेक्टिव लेंथ के टर्म में फार्मूला सेम रहेगा, क्योंकि वेरिएबल होता है एल ई इज डिपेंडेंट अपॉन द एंड कंडीशन। तीसरा है बोथ एंड फिक्स, दोनों एंड फिक्स होता है तो एल ई L/2 के बराबर हो जाता है। अब जब बेसिक फार्मूला में एल ई इज इक्वल टू L/2 रखते हैं तो ये होगा L/2 का होल स्क्वायर मीन्स L स्क्वायर बाई 4 ऊपर गया तो 4 पाई स्क्वायर ई आई अपान L स्क्वायर, जैसा यहाँ देखो लिखा है 4 पाई स्क्वायर ई आई अपान L स्क्वायर। उसी तरह वन एंड फिक्स एंड अदर इज अगर हिंज हो तब उस केस में जो होता है वो होता है एल ई होता है L/√2 के बराबर। अगर यहाँ पे L/√2 रखें एल ई की वैल्यू तो ये हो जाता है L/√2 का स्क्वायर मतलब L स्क्वायर बाई 2, अब 2 ऊपर गया तो 2 पाई स्क्वायर अपान ई आई, 2 पाई स्क्वायर ई आई अपान एल ई स्क्वायर। तो यहीं लिखा है सॉरी 2 पाई स्क्वायर ई आई अपान एल स्क्वायर, तो ये होगा 2 पाई स्क्वायर अपान ई आई अपान एल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका चारों एंड कंडीशन के हिसाब से। अब देखते हैं सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है। द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम टू द लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द कॉलम इज कॉल्ड एज सिलेंडरनेस रेशियो। तो लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन से इफेक्टिव लेंथ का जो रेशियो होता है वो उसको होता है सिलेंडरनेस रेशियो बोलते हैं। और ये सिलेंडरनेस रेशियो जो होता है ये कॉलम और स्टड के बीच में फर्क बताता है। फर्दर इस पर चर्चा करेंगे। तो इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। तो लैम्डा जो होता है स्लेंडरनेस रेशियो लैम्डा इज इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक, अब जो लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन होता है के, इसको लिखते हैं के, तो ये होता है लैम्डा इज इक्वल टू एल ई अपॉन के की वैल्यू होती है √i/a, क्योंकि आपको पता है i इज इक्वल टू a के स्क्वायर होता है, तो यहाँ से k होता है i/a। तो ये लैम्डा की वैल्यू होती है। इस लैम्डा के बेस पे हम कॉलम और स्टड में दोनों में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं।